नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी राज्यों के लिए जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं संविधान के भाग 4 में, उस पर चर्चा करेंगे तथा मूल कर्तव्य यानी नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, उन पर भी हम लोग इन वीडियो सीरीज में बात करेंगे। यह वीडियो इस श्रृंखला का 4.1 है, यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल कर्तव्य ये संविधान के भाग 4 में दिए गए। देखिए, मूल कर्तव्य है ये भाग 4A में जोड़ा गया है और जो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में, इसलिए वीडियो का नाम जो हो जाता है वो पार्ट 4 हो जाता है और ये जो पहला वीडियो है इस श्रृंखला का, तो इसलिए ये 4.1 हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व संविधान में कहाँ से लेकर कहाँ तक, इसका विस्तार कहाँ तक। तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो दिए गए हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो दिए गए हैं अनुच्छेद आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, यानी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो है वो नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। उसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन जो है वो आर्टिकल 51A उससे शुरू होते हैं, 51A B C D वहाँ पर उसको दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। तो इसके बाद आप बताएं कि नीति निर्देशक तत्व की विशेषता क्या है। तो देखिए, पहली बात तो नीति निर्देशक तत्व हैं वे सामाजिक और आर्थिक न्याय यानी समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए स्थापित किए गए और यानी ये इनका जो मुख्य उद्देश्य है यानी सोशल प्लस इकोनॉमिक जस्टिस के लिए यहाँ पर डाला गया है। वही यही चीज़ अगर आप प्रियम्बल में देखें तो प्रियम्बल में भी बात की गई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, परंतु नीति निर्देशक तत्व में राजनीतिक ना होकर सिर्फ यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक है। वही अगर मूल अधिकार में देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सामाजिक प्लस राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, तो सोशल और पॉलिटिकल की बात की गई है हमारे FR यानी फंडामेंटल राइट में। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सामाजिक और आर्थिक की बात की, आर्थिक की बात यहाँ पर जो है आर्थिक न्याय की बात जो है वो फंडामेंटल राइट में नहीं की गई। तो यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी में TPSP में ये बात की गई है। अब देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है यानी नीति निर्देशक तत्व हैं वो जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये इन्फोर्स नहीं कराया जा सकते, यानी ये जो है कोर्ट में अप्रवर्तनीय है यानी नॉन इन्फोर्सेबल हैं, यानी ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं कराए जा सकते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी इन्फोर्स इन एनी कोर्ट, मीन्स एनी वर्ड इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी आप इनको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। अगर हम लोग फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है वो नेगेटिव जो डायरेक्शन देते हैं, वो स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। स्टेट सेल नॉट डेरोगेशन, इस तरह के आप आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल में लिखा होगा तो हमेशा सेल नॉट का प्रयोग किया होगा, तो वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं यहाँ पर स्टेट को। और वही अगर कंपेरिजन की जाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को तो स्टेट सेल यानी ये जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं राज्य को, और ये जो है डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। स्टेट सेल, स्टेट प्रोवाइड, इस तरह से। तो ये चीज़ें सुविधाएं आपको इसमें ये नागरिकों के लिए जो प्रावधान राज्य बनाएगा उसकी बात करते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। अगला देखा जाए तो जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फोर्सेबल है कोर्ट में, यानी वो न्यायालय में इन्फोर्सेबल परिवर्तन कराया जा सकते हैं। अगर डायरेक्टली देखा जाए तो अनुच्छेद 32 जो है वो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके, परंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर देखा जाए तो वो किसी भी न्यायालय में इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते हैं, तो ये चीज़ आती है। बाकी अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों में कौन सुप्रीम है, कौन किसको प्रिवेल करेगा। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला इसमें जो वाद आता था, जो वाद आया है वो है चंपक दोराइजन का। तो यानी यहाँ पर पहला जो केस है हम लोग बात करते हैं तो ये बात करते हैं चंपक दोराई का। तो चंपक दोराई में क्या हुआ था कि ये चंपक दोराई बनाम मद्रास राज्य का है, यानी वर्सेस मद्रास राज्य के लिए है। तो यहाँ चंपक दोराई वर्सेस मद्रास राज्य में यानी 1951 का केस है, ये 1951 का। इस केस में माना गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मूल अधिकारों को वरीयता दी, यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको यानी FR को यहाँ पर प्रिवेल किया गया जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर, यानी वो इसके ऊपर वरीयता उसको दी गई। उसमें माना गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रिवेल करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो गॉड है, यानी वो उसके अंदर आते हैं, यानी उसके अगर कहीं पर कंट्राडिक्शन होता है तो फंडामेंटल राइट जो होंगे वो लागू किए जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। उसके बाद अमेंडमेंट होता है, 42nd अमेंडमेंट होता है, और ये कब हुआ था 42nd, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये हुआ था 1976 में। तो जो 1976 में जो है 42nd अमेंडमेंट हुआ, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, यही इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें समाजवादी जो ढांचा है यानी जो कहते हैं कि यहाँ पर सोशलिस्ट की बात की गई है, समाजवादी सोशलिस्ट स्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, तो इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने तैयार किया और इसमें इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को सपोर्ट किया और इन्होंने कहा कि फंडामेंटल के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो प्रिवेल करती है। यानी यहाँ पर जो है अगर कंट्राडिक्शन होता है तो इस अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने डाल दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होगी वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रभावी होंगी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लागू होगी और फंडामेंटल राइट उसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई और मौलिक अधिकारों को गौड़ माना गया। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद आता है, ये देखिए थर्ड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें ये वाद था मिनेर्वा मिल का वाद।
तो याद कर लीजिए ये भी, ये है मिनर्वा मिल का वाद। तो मिनर्वा मिल में बाद में हुआ क्या था, देखिए इस वाद में जो मिल्स का वाद है, और ये वाद आया था 1980 में। इसमें क्या हुआ कि इसमें ये माना गया कि दोनों ही यानी फंडामेंटल राइट यानी FR एंड यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों को ही मतलब एक दूसरे के समान और कुछ स्तरों पर आपस में सामंजस्य बनाने के लिए, यानी दोनों ही जो है आपस में सामंजस्य बनाकर, समन्वय बनाकर जो है कार्य करेंगे, यानी दोनों को ही एक दूसरे के साथ जो है समन्वय बनाकर, कभी इनमें कंट्राडिक्शन की बात नहीं की गई है। तो इस चीज़ को यहाँ पर लागू कराया गया मिनर्वा मिल के बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1980 में। यहाँ कह दिया गया कि जो मौलिक अधिकार हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोनों ही समन्वय करते हैं, आपस में इंटर रिलेशन है, इंटर रिलेटेड हैं। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट, उनमें आपस में कोई विवाद नहीं है, वो दोनों आपस में समन्वय करते हैं और दोनों ही जो है वो नागरिकों के हित के लिए जो है बनाए गए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इसमें बताई गई डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। बाकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो किसी भी न्यायालय में उनको फोर्स नहीं कराया जा सकता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में देखिए कुछ प्रावधान है, जैसे आर्टिकल 40 है तो पंचायतों का जो है निर्माण करने की, तो इसमें जो है गांधी दर्शन यानी कि महात्मा गांधी जो है वो भी ग्राम कुटीर उद्योग और इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित करते थे, तो उनके दर्शन का भी इसमें समावेश किया गया, उनकी फिलॉसफी को भी इसमें डाला गया। बाकी इसमें जो है कल्याणकारी राज्य के लिए यानी कल्याणकारी यानी वेलफेयर ऑफ स्टेट्स की बात की गई है, तो यहाँ पर कल्याणकारी राज्य के लिए भी कल्याणकारी जो राज्य की भी बात इसमें की गई। बाकी इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ पर लेके आया गया। चलिए इसी के साथ प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बात की है, फंडामेंटल ड्यूटी की हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रश्न भी करने हैं और इतना एक्सप्लेनेशन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको शेयर करिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो देखिए जो कल्याणकारी राज्य का जो समावेश है वो दिया गया है भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व में, और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, और जो कि संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। चलिए यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में और संविधान की प्रस्तावना में। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यहाँ पर वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है। तो यहाँ पे देखिए संविधान में यहाँ पूछा गया किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में वहाँ पर दिया गया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है बच्चों के लिए, ऑप्शन यहाँ पर 2 दिया हुआ है स्त्रियों के लिए, जनजातियों के लिए और दलितों के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए संविधान शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए वो दिए गए अनुच्छेद 23 में और 24 में। तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। देखिए अनुच्छेद 24 जो है वो डायरेक्टली बच्चों को यहाँ प्रोटेक्ट करता है, और उसमें सीधा कहा गया है कि बच्चों को जो है वो कारखानों में काम नहीं करेंगे, इस तरह के कारखानों में जिसमें कि जान का खतरा हो या उस तरह की कोई दिक्कत आती है। तो उसमें देखिए क्लियर कहा गया है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा जो है वो ऐसी फैक्ट्रियों में जो हैजार्डस प्लेस है उन जगह पर काम नहीं करेगा। वही अगर हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 23 है तो वहाँ पर ह्यूमन प्रोविज़न किया गया, रोका गया, वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर की बात की गई है। तो इसमें स्त्रियों के विरुद्ध इस तरह के अपराध ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ पर मिल जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर महिलाओं के विरुद्ध भी इसको प्रोटेक्शन दी गई है और बच्चों के प्रति तो दी ही गई है। बाकी जनजातीय क्षेत्रों पर भी इसका कुछ प्रभाव मिल जाता है। बाकी यहाँ दलितों के लिए इस तरह का प्रोविजन नहीं है। वहाँ पर देखिए दलितों के लिए प्रोविजन दिया गया वो अनुच्छेद 15 दिया गया इसी के लिए, कुछ 16 में भी प्रावधान दिए समानता के लिए, और 17 तो बिल्कुल है ही द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1, 2 और 3। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान क्लियरली नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चुन लेते हैं ऑप्शन सी। अगर किसी को ऑप्शन 2 लगता है तो ऑप्शन ए लगता है तो वो इसके लिए कमेंट कर सकता है, और देखेंगे इस पर चर्चा किया जाए, किसी विस्तृत बुक में इसको देखकर जो है इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था। तो देखिए ये बात जो कही थी ये कही थी केटी शाह ने। केटी शाह के अनुसार जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो एक इस प्रकार यानी ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए थे। यानी यहाँ पर बैंक जो है वो सरकार माना गया, यानी सरकार जो है उसकी सुविधा अनुसार ही उनको जो है लागू कराया जाता है, और उसी के अनुसार जो है सरकार की इच्छा अनुसार सुविधा अनुसार ही वो उसको लागू कराती है और उसको मानती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो और इसको किसी भी न्यायालय में जो है वहाँ पर इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल इसी के लिए जो है अनुच्छेद
जो है 37 यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर किसी भी न्यायालय में इनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। इसीलिए ये जो है सरकार के यानी बैंक की सुविधा अनुसार जो है अदा किया जाने वाला चेक के रूप में माना है। किसने माना ये बात? केटी शाह ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कैसे पढ़ रहा? क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो देखिए ये बात जो कही थी ये कही थी केटी शाह ने। केटी शाह के अनुसार जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो एक इस प्रकार यानी ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए थे। यानी यहाँ पर बैंक जो है वो सरकार माना गया, यानी सरकार जो है उसकी सुविधा अनुसार ही उनको जो है लागू कराया जाता है और उसी के अनुसार जो है सरकार की इच्छा अनुसार सुविधा अनुसार ही वो उसको लागू कराती है और उसको मानती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो और इसको किसी भी न्यायालय में जो है वहाँ पर इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता बिल्कुल। इसी के लिए जो है अनुच्छेद जो है 37 यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर किसी भी न्यायालय में इनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। इसीलिए ये जो है सरकार के यानी बैंक की सुविधा अनुसार जो है अदा किया जाने वाला चेक के रूप में माना है। किसने माना ये बात? केटी शाह ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो यहाँ देखते हैं कौन कौन से जो है नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं। तो देखिए पहला दिया हुआ है मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग से तो बिल्कुल यहाँ पर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। ये दिए हुए हैं अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 23 जो है ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो दिए गए हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो इसलिए ये यहाँ पर नहीं आता है आर्टिकल 23। बाकी मादक पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो औषधियाँ और प्रयोजन से भिन्न उपयोगों के प्रतिषेध के लिए ये प्रावधान जो है संविधान के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया और ये दिया गया है क्लियरली यहाँ पर अनुच्छेद आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 47 क्लियरली इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है कि जो राज्य होगा वो जो है जो पोषाहार स्तर है और जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा कि वो इस चीज़ को बैलेंस बनाए, उसके लोगों को स्वास्थ्य को मेंटेन करे। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई कि द स्टेट ऑफ द ड्यूटी टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो ये स्टेट की ड्यूटी है। अभी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि दिल्ली सरकार ने कुछ काम किया तो कहते हैं फ्री मुफ्त का काम, मुफ्त की बिजली। तो यहाँ मुफ्त की कोई बिजली नहीं, राज्य को नियुक्त ही इसलिए किया जाता है कि वहाँ पर राज्य जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके और उसका काम ही है कि लोगों के हित के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। तो इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो राज्य, इसीलिए राज्य को नियुक्त ही किया जाता है और लोगों में इक्वलाइजेशन लाने के लिए राज्य को नियुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर सही हो जाती है। तो ये अनुच्छेद 47 से मिलेगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडिंग इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ इसमें निहित है देखते हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो बिल्कुल यहाँ पे अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि है यानी जो कन्विक्शन के लिए, ऑफेंस फॉर द कन्विक्शन के लिए यहाँ प्रोटेक्शन दी गई है, तो वो दी गई है यहाँ पर आर्टिकल 20 में संविधान में। आर्टिकल 20 इस चीज़ की बात करता है। तो आर्टिकल 20 जो है वो फंडामेंटल राइट में आता है। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं, तो फिर ये यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व में नहीं आएगा निर्देशक तत्व। अगला है प्राण एवं और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी यहाँ पर जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जो कि आर्टिकल 21 में दिया, ये भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। बाकी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये आर्टिकल 29 में दिया गया है, तो ये भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है। बाकी यहाँ पर पुरुष स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये बात जो दी गई है ये बताई गई है आर्टिकल 39 या आर्टिकल 39 डी में। आर्टिकल 39 का जो डी है इसमें ये बात की गई है। इसमें क्लियरली कहा गया है कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, यानी स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये बात जो है वो आर्टिकल 39 डी में कही गई है। तो यहाँ पर 39 जो डी है वो आता है आर्टिकल 36 से लेकर 51, जिसमें कि जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो 39 इसी में आया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों
में से निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। तो यहाँ पर बताया गया कि किसके लिए जो है संविधान में प्रोविजन नहीं दिए गए हैं। तो देखते हैं, पहला है प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन की बात की गई है। कर्मकारों के जो निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। बाकी यहाँ देखिए, जो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी है यानी कि वो दिया गया है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 जो है वो डील करता है लिविंग वेज की बात करता है, यानी इसमें लिविंग वेज की बात की गई है। तो बिल्कुल यहाँ निर्वाह मजदूरी जो है 43 में दिया गया है। गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता, तो निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो आर्टिकल 39A के द्वारा, फ्री लीगल एड जो है आर्टिकल 39A के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। तो बिल्कुल ये भी यहाँ सही हो जाएगा, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक पार्ट है। बाकी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर लें, तो बिल्कुल यहाँ पर बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 49 डिक्लेयर करता है, क्योंकि 6 वर्ष से अधिक आयु के लिए जो फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21A में वहाँ डाली दिया गया था, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पर दे दी गई। तो ये भी 45 जो है वो भी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आ जाता है। तो बाकी यहाँ एडल्ट एजुकेशन, तो एडल्ट एजुकेशन की बात के लिए जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। नो डिक्लेरेशन फॉर द एडल्ट एजुकेशन इन आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो राज्य जो देश के पर्यावरण एवं संरक्षण संवर्धन का जो है यहाँ प्रयास करेगा, तो ये प्रावधान तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया ही हुआ है, आर्टिकल 48A के द्वारा बताया गया है ये। और ये जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो कि 1976 में लाया गया था। तो ये चीज़ आती है। बाकी यहाँ पर राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, तो ये समानता के लिए आर्टिकल 14 की बात की गई है वहाँ पर, यानी कि सभी को समान जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है वहाँ पे। तो यहाँ पर ये नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। बाकी राज्य किसी व्यक्ति को धर्म, कुल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा, ये बात जो है आर्टिकल 15 में की, जिसे हम लोग पिछले वीडियोज़ में देखें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे अस्पष्टता यानी का प्रवर्तन यहाँ पर दिया हुआ, यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की, जो कि आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का, यानी जो नीति में यहाँ पर राज्य के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। ठीक है, और पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग 5 जून में पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं, तो ये भी यहाँ पर ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो पहला देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा सही हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 41 जो है वो काम करने के अधिकार, राइट टू वर्क की बात करता है। तो 41 जो है वो क्लियरली कहता है राइट टू वर्क एंड टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, तो यहाँ पर बिल्कुल ये भी ठीक हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 44 है, ये समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ भारत में एक ही राज्य में लागू है, जिस राज्य का नाम है गोवा, यानी गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, उसके सिवा किसी भी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू नहीं हो पाया, तो ये भी यहाँ सही हो जाएगा। बाकी लास्ट 48 बचा हुआ, तो कृषि एवं पशुपालन के गठन की बात करता है। तो सारे ऑप्शन एकदम सीधे सीधे होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, यानी आर्टिकल 39D में जो बताया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुष दोनों को दिया जाएगा। मीन्स यानी मैन एंड वुमेन बोथ गेटिंग द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो देखिए ये कहाँ पे दिया है, ये दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, बिकॉज ये प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 39D में। तो आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए तथा उक्त राज्य सरकार के लिए, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो क्योंकि ये राज्य और केंद्र दोनों के लिए ही नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए हैं, और जो फंडामेंटल राइट है वो नागरिकों के लिए बनाए गए हैं, नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दोनों ही संविधान के अंग हैं। मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में दिए गए और नीति निर्देशक सिद्धांत जो भाग 4 में दिए गए हैं। बाकी देखिए ऑप्शन सी है, यहाँ पर निर्देशक प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय, बिल्कुल ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि जो आर्टिकल 37 है वो क्लियरली ये एक्सप्रेस करता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इट शैल नॉट बी इन्फोर्स इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते हैं।
तो नॉट बी इन्फोर्स बाय एनी कोर्ट, एनी कोर्ट में इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट भी है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट इन्फोर्स कराए जा सकते हैं और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के थ्रू, इनको रेट के थ्रू इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होता है। देखिए, कल्याणकारी जो राज्य की संकल्पना है वो बिल्कुल ही क्लियरली यहाँ पर बताई गई है आर्टिकल 38 में, यानी स्टेट जो होगा वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा, उसकी ड्यूटी है ये कि जो है वो जनता के लिए कार्य करे। तो बिल्कुल यहाँ पर तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य यानी सब्स्टिट्यूट स्टेट्स की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। यानी सब्स्टिट्यूट स्टेट्स की बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो उसके प्रोविजंस का हम लोग को यहाँ डिस्कशन करना है। तो देखते हैं, पहला दिया हुआ है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, तो यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सिक्योर करना फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द इंडिया, और ये प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 44 इस चीज़ की बात करता है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, परंतु ये सब्स्टिट्यूट स्टेट के लिए यहाँ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, तो ये आंसर यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है आर्टिकल 40 में, तो और ये सब्स्टिट्यूट राज्य की बात करता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह की छोटी राज्य यानी टॉप बॉटम लेवल की जो है एक सरकार होती है जिसमें कि प्रधान रहता है और उसके सदस्य रहते हैं जो वहाँ पर राज्य में जो है अपने गांव में शासन व्यवस्था बनाते हैं, तो बिल्कुल ये सब्स्टिट्यूट स्टेट के लिए सही है। बाकी यहाँ ऑप्शन सी है, देखिए, ग्रामीण उद्योगों में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, तो बिल्कुल यहाँ पर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन विलेज एरिया जो कि आर्टिकल 43 में प्रोवाइड किया गया है, तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि ये भी विलेज एरिया यानी कि जो सब्स्टिट्यूट स्टेट के तौर पे कार्य करता है, वहाँ पर जो है उसके टैक्स के रिसोर्सेज के लिए और उसके लिए भी इसमें जो है बेनिफिट्स यहाँ पर होने वाले, तो ये भी यहाँ पर इसका भी प्रावधान यहाँ पर सब्स्टिट्यूट स्टेट के तौर पे दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। बाकी सभी कर्मकारों के लिए न्यायोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, बिल्कुल यहाँ पर लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स के लिए दिया गया, तो ये प्रोविज़न भी आर्टिकल 43 में दिया गया है, परंतु ये जो लाइन्स हैं ये सब्स्टिट्यूट स्टेट्स के लिए जो है रिकमेंडेशन नहीं करती है, ये उससे प्रोविजन रिलेटेड नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी केवल 2 और 3, तो यहाँ ओनली 2 और 3 यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, पंचायती राज जो प्रणाली है वो आर्टिकल 40 में इसको जो एस्टेब्लिश किया गया, साथ में आर्टिकल 243 भी इसका प्रोविजन करता है, वहीं से जो है पंचायती राज की सुविधा दी गई है। तो इसके लिए तो देखते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी दिया है राज्य के नीति सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और चुनाव आयोग अधिनियम, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन एक्ट, बिल्कुल भी यहाँ पर आंसर सीधा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 40 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 40 आता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो देखते हैं यहाँ पे राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन बी है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, और सामाजिक तथा यानी और राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको भारतीय संविधान में जो स्थापित करने का ऑब्जेक्ट है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्यों इसको इन्वॉल्व किया गया, क्यों यहाँ स्थापित किए गए, तो वो सामाजिक यानी सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को यहाँ पर प्रजातंत्र को यहाँ पर जो है स्थापित करने के लिए किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आया हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड से ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय संविधान में जो है सम्मिलित किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले 15 प्रश्नों में मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसे जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का लिंक है वो जल्दी से आप लोगों को मिल जाए, जिससे आप लोग वो वीडियो देख सकें। ठीक है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कुछ क्वेश्चन आते हैं। बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं आते परंतु कुछ क्वेश्चन आया करते हैं, क्योंकि इसीलिए हम लोग इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ज़्यादा क्वेश्चन को ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। बस 50-60 क्वेश्चन को इसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशल।